Hello, listeners. Myself, Rama Surimani, and this is Rama Tutorial Classes. Provides practical guidance of English spoken and law topics. आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज क्राइम, व्हाट्स द मीन ऑफ ऑफेंसेस। हम आईपीसी पढ़ रहे हैं और इंडियन पैनल कोड में अपराधों के बारे में ही बताया गया है। भारतीय दंड संहिता में ऑफेंसेस की डेफिनेशंस और ऑफेंसेस के पनिशमेंट यही मेन होते हैं। तो इनको जानने से समझने से पहले भी आखिर हमें ये पता करना है कि आखिरकार अपराध हैं क्या। सो नाउ लेट अस कम टू आवर पॉइंट ऑफ आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज ऑफेंसेस और अपराध क्या हैं। बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स में अगर हम ये कहें कि गैर कानूनी आचरण या गैर कानूनी गतिविधियाँ अपराध होती हैं, तो ये एक छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है और सुटेबल डेफिनेशन है ऑफेंसेस की। ऐसा काम, ऐसा कार्य जिसे हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा कानून दोनों ही अनुचित मानता है, गलत मानता है, तो वो अपराध कहलाता है। बट इट हैज़ वेरी वाइड एरिया। कोई भी ऐसा रॉन्गफुल एक्ट या एक्टिविटीज़ जो दूसरों को क्षति पहुंचाए, नुकसान कारित करे, वो अपराध है। वेरी पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ क्राइम इज़ अकॉर्डिंग मिलर। अपराध किसी ऐसे कार्य का किया जाना या करने की चूक करना है जिसका करना या ना करना विधि द्वारा, लॉ के द्वारा वर्जित है या प्रोहिबिटेड है और जिसके लिए सरकार के द्वारा पनिशमेंट निश्चित किया जाता है, वो अपराध होता है। सो इन वेरी सिंपल वे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जिसे हमारी सोसाइटी और हमारा लॉ दोनों गलत मानते हैं और जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, और इतना ही नहीं बल्कि उसके लिए गवर्नमेंट ने, लॉ ने, जो हमारी व्यवस्था है कानून की, उसने पनिशमेंट को भी निश्चित फिक्स किया गया हो किसी पर्टिकुलर अपराध के लिए, तो उसे हम ऑफेंस ही मानेंगे। रिमेंबर दैट वायलेशन ऑफ लॉ यानी कि कानून का जो उल्लंघन है उसको भी इसमें इंक्लूडेड किया गया है। Violation of law is included in the definition of crime or offenses. Again, talking about the elements of crime. अपराध क्या होते हैं, ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये जब क्लियर हो जाता है तो फिर इनके एलिमेंट्स यानी कि इनके आवश्यक तत्व के बारे में हमें जानना जरूरी है। सो देयर आर 4 वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड very firstly we are talking about the first element and that is human being. It's very common. human being यानी कि मानव, जो जीवित व्यक्ति को हम ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो अपराध को करने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ होती है वो फैक्टर है ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ऑफेंसेस कैन बी कमिटेड बाय ओनली ह्यूमन बीइंग्स। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, कोई ऐसा अनुचित कार्य करता है जिसको ऑफेंसेस की श्रेणी में डाला जाए, तो उसको ही केवल पनिशमेंट दिया जा सकता है बाय लॉ। बट अगर ह्यूमन बीइंग के अलावा अगर कोई जानवर आदि कोई क्राइम कर दे, किसी का मर्डर कर दे, कुछ करे, तो भले ही वो कृत्य, वो कार्य कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन समाज और कानून उस काम के लिए उस जानवर को, उस प्राणी को सज़ा नहीं दे सकता, क्योंकि वो जानवर नहीं जानता है कि उसने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंसेस कमिटेड बाय दैट। तो एक मानव, ह्यूमन बीइंग ही ऐसा प्राणी है जो कि जानता है, समझता है और उसके द्वारा किए गए किसी गलत कार्य को, अनुचित कार्य को दंडनीय बनाया जा सकता है और उसको पनिश्ड किया जा सकता है बाय लॉ, बाय कोर्ट। तो पहला एलिमेंट्स था हमारा ह्यूमन बीइंग, मानव। नाउ सेकंड एलिमेंट्स इज मेंस रिया
इसे आपराधिक भावना भी बोलते हैं और आपराधिक मना स्थिति ये भी बोला जाता है। मीन्स गिल्टी माइंड को हम आपराधिक मना स्थिति बोल सकते हैं या फिर मेंस्ट्रिया। लैटिन लैंग्वेज में एक फॉर्मूला है, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया, यानी कि कोई भी कार्य तब तक अपराध नहीं कहलाता या नहीं होता जब तक कि उसे करने वाले की जो मानसिक स्थिति है, मन है, वो आपराधिक ना हो। या यूं कहें हम कि कोई भी काम, कोई भी कार्य स्वयं अपने आप अपराध नहीं होता जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति के अंदर मेंस्ट्रिया ना हो, यानी कि आपराधिक भावना का आशय ना हो। सो नाउ 4 important ingredients is also there of मेंस्ट्रिया, यानी कि मेंस्ट्रिया जो ऑफेंस की अपराध का एलिमेंट्स है उसमें सेकंड नंबर का एलिमेंट्स है जो मेंस्ट्रिया, उसमें भी 4 तत्व होते हैं, इंटेंट, नॉलेज, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। मतलब मेंस्ट्रिया जिस व्यक्ति के अंदर होगी उसमें कुछ चीज़ें हमें अपने आप समझ में आनी चाहिए, जैसे कि इंटेंट होना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई काम करता है जो कि गलत है, जो कि अपराध है, तो उसको करने की उसके अंदर ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, ऐसा आशय होना चाहिए। हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके अंदर 2 तरह की भावनाएं होती हैं, या तो अच्छी होगी या फिर बुरी होगी। अच्छी भावना से काम किया गया जो काम है वो अपराध नहीं कहलाता है, लेकिन अगर वही फीलिंग आपकी बैड है, बुरे आशय से कर रहे हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई डॉक्टर है और वो किसी व्यक्ति, किसी मरीज की, पेशेंट की जान बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करता है, बट उसे पता है कि उसकी जान बचाने का प्रयास कर रहा है, भले ही उसमें उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो यहाँ पे वो काम उसका अपराध नहीं है, क्योंकि उसकी मेंस्ट्रिया जो थी वो अच्छी थी, ना कि बुरी। उसका जो आशय था वो अच्छा था, फेथफुल था। इसके अलावा नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो आपको उसके लिए दोषी कैसे माना जाएगा? और आपको दोषी मानने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, तो नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें है रेकलेसनेस, यानी कि लापरवाही। अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है, जानबूझकर नहीं करता है, तो वो उसकी लापरवाही कहलाती है और फिर वो एक दंडनीय कार्य है। इसी तरह अगर आप कुछ कार्यों को, जिनको करने के लिए आप लीगली बाध्य हैं, विधि द्वारा बाध्य हैं, और आप उसकी उपेक्षा करते हैं, आप उसको नहीं करते, उसमें असावधानी बरतते हैं, तो भी आप इसके दोषी हैं, और आगे चलकर अगर ये अपराध की श्रेणी में आता है तो ये आप उसके दायी होंगे। सो मेंस्ट्रिया इज़ कंप्लीटेड। अपराध को, ऑफेंस को करने के लिए पहली जो चीज़ थी, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि व्यक्ति ही है एक ऐसा जो कि अपराध कर सकता है। दूसरा, उस व्यक्ति के अंदर मेंस्ट्रिया होना चाहिए, आपराधिक भावना होनी चाहिए, तभी वो कुछ गलत काम करेगा। अब केवल मेंस्ट्रिया होनी, यानी कि व्यक्ति है, ठीक है, मेंस्ट्रिया है, उसके अंदर कुछ गलत कार्य करना है, उसको ऐसी फीलिंग है, ठीक है, बट अब थर्ड जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है, दैट इज़ एक्टस रियस। एक्टस रियस जो है उसको हिंदी में हम बोल सकते हैं दुराशय या फिर इविल इंटेंट। जैसे कि अभी मैंने बोला, किसी भी कार्य करने के पीछे 2 तरह की फीलिंग्स होती हैं, 2 तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी या बुरी। अब आप वो फीलिंग अच्छी है या बुरी है, इसको कैसे आप पता लगाएंगे? क्योंकि जो व्यक्ति अपराध भी करता है वो बोलेगा तो यही कि उसके अंदर कोई भी दुराशय नहीं था। तो इसको पहचानने के लिए तीसरी जो एलिमेंट है वो हमें हेल्प करता है, एंड दैट इज़ एक्टस रियस। केवल गलत इरादा या फिर गलत मना स्थिति को हम नहीं बोल सकते कि वो अपराध का गठन कर रही है, जब तक कि व्यक्ति के द्वारा उसके अनुरूप, यानी कि जो फीलिंग है उसके अकॉर्डिंग कोई गलत काम, रॉन्गफुल एक्ट ना किया जाए। मीन्स व्यक्ति हो गया, मेंस्ट्रिया हो गया, अब एक्टस रियस भी ज़रूरी है।
मन के अंदर आपके ये फीलिंग है कि हाँ इसको मारना है, किसी व्यक्ति को मर्डर करना है, बट सिर्फ मन के अंदर है, उसको कार्य स्वरूप में फिजिकली उसको नहीं किया गया, तो वो अपराध नहीं होगा और पनिशेबल भी नहीं होगा। तो मेंस्ट्रुआ के बाद एक्टर्सियस यानी कि रॉन्गफुल एक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है एक अपराध के गठन में। हाँ, इसमें एक्ट एंड ओमिशन भी इंक्लूडेड है। एक्ट एंड ओमिशन आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बट शॉर्टली बता दूं कि कार और लोभ क्या होता है। तो कार वो है जो हमें नहीं करना था और हमने किया, और लोभ वो है जो हमें करना था, हम जिसके लिए बाध्य थे और हमने वो नहीं किया। नाउ यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है मेंस्ट्रुआ और एक्टर्सिया का, दैट इज़ मेंस्ट्रुआ प्लस एक्टर्सियस इक्वल क्राइम, यानी कि मेंस्ट्रुआ होनी चाहिए, मेंस्ट्रुआ के बाद एक्टर्सियस होना चाहिए। जब ये दोनों ही हो जाएंगे तो वो क्राइम बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक है और एक नहीं है तो वो क्राइम नहीं बनेगा। लेकिन बट ये जो फॉर्मूला है ये पूरी रूप से यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आप आगे पढ़ेंगे और वहाँ पर ये हो सकता है कि फॉर्मूला पूरी तरीके से लागू ना हो, बट ज़्यादातर ये सूत्र जो है हमारा काम करता है। तो आप नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, एंड दैट इज़ इंजरी। अपराध को करने के लिए, अपराध को गठित करने के लिए गठन में पहले जो ज़रूरी चीज़ थी ह्यूमन बीइंग, सेकंड उसका मेंस्ट्रुआ होना ज़रूरी है, थर्ड वन इज़ दैट एक्टर्सियस भी होना ज़रूरी है, और अब उसके बाद जो चौथा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है लास्ट, वो है इंजरी। एक व्यक्ति के मन में ये है कि वो किसी व्यक्ति का मर्डर करना है उसको, तो यहाँ व्यक्ति हो गया, मेंस्ट्रुआ हो गया, और मर्डर करना है तो उसने मर्डर किया, मतलब उसने अपनी तरफ से कोशिश की, ये एक्टर्सियस हो गया। लेकिन इन तीनों के बाद जो ज़रूरी चीज़ है वो इंजरी है। जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाई गई है, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट अपराध किया गया है, उसको क्षति होना भी तो ज़रूरी है। तो जो कार्य किया गया है अपराधी या दोषी के द्वारा, उससे पीड़ित व्यक्ति यानी कि विक्टिम जो पर्सन है उसको फिजिकली, मेंटली या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई हानि होनी चाहिए, क्षति होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। इंजरी शुड बी फिजिकल और मेंटली और प्रॉपर्टी रिलेटेड। चलिए एलिमेंट्स हो गए। अब एलिमेंट्स होने के बाद हम बात करेंगे अपवाद की, मीन्स एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पर कुछ, जिनमें जैसे मैंने अभी बोला कि मोस्टली जो हमारा फॉर्मूला है मेंस्ट्रुआ प्लस एक्टर्सियस इक्वल क्राइम, तो ये इम्प्लाइड है, इस मतलब ये जो है हमारा एक तरह से लागू है। लेकिन ये भी बताया था कि हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है ये फॉर्मूला पूरी तरीके से हमारा लागू हो, तो उन्हीं को हम अपवाद बोलेंगे, और उन अपवाद में ये फॉर्मूला हमारा लागू नहीं होगा। तो क्या है वो अपवाद? पहला जो हमारा एक्सेप्शंस है दैट इज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संकुचित या फिर संकुचित दायित्व या फिर कठोर दायित्व। मतलब ये है कि हम सभी के पास, ह्यूमन बीइंग के पास अपने अपने राइट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको हमें फुलफ़िल करना है। और अपराध अभी आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी मैंने बताया, कोई कार्य करता है और अगर उसने वो कार्य किया ही नहीं है तो उसको हम अपराधी नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पर अपवादों में ये नियम है कि अगर कोई काम किया है और उसके लिए आप दोषी नहीं हुआ, आपने वो काम नहीं भी किया है, तो भी कौन सी कंडीशन है कि हाँ आपको दंडित किया जाएगा। उनमें आता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यानी कि कठोर दायित्व। कुछ कार्य ऐसे हैं आप उन्हें करने से पहले सोचिए, फिर आपकी चाहे गलती हो या ना हो, अगर गलत कार्य हुआ तो आप दायी होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई पेट पाल रखा है, वो भी ऐसा जो काफ़ी ख़तरनाक है, और वो किसी पे हमला करता है, उसके हमला के कारण कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसको हानि होती है, चोट लगती है या
वो मर जाता है, तो वहाँ आपका कठोर दायित्व हो जाएगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल फॉलो होगा। और आप ये नहीं कह सकते अपने डिफेंस में कि आपके द्वारा ये कार्य नहीं किया गया था या फिर आप इस चीज़ से अनजान थे, आप थे ही नहीं। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज पब्लिक न्यूसेंस। कोई भी ऐसा कार्य जो आपके द्वारा किया गया हो जिसकी वजह से जनता को क्षति हो, स्वास्थ्य की और कोई खतरा हो, किसी तरह की परेशानी हो, तो वो पब्लिक न्यूसेंस कहलाता है। और उसमें फिर आपका मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इक्वल क्राइम, ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इसका तो उल्लंघन करना मात्र एक दंडनीय कार्य है। मीन्स वायलेशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस इज ऑल्सो अ ऑफेंस, एन ऑफेंस। नेक्स्ट एक्सेप्शन जो है वो ये है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ, विधि की अज्ञानता। यानी कि अगर आप ये कहें कि हमें कानून के बारे में पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि किसी को व्यक्ति को मार डालना अपराध है इसलिए हमने उसको मार डाला, तो वहाँ पर आप दंड से नहीं बच सकते हैं। लॉ की विधि का ज्ञान सबको होना ज़रूरी है, चाहे आइदर यू आर लिटरेट पर्सन और इलिटरेट पर्सन। वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एक्सेप्शंस एंड दैट इज प्रूव टू गिल्टी फीलिंग। एक्यूज्ड के अंदर गिल्ट फीलिंग थी या नहीं थी, ये ऐसे ही नहीं माना जाएगा, इसको कोर्ट में साबित करना पड़ता है। तो अगर ये साबित नहीं किया जा सका तो फिर वहाँ पे उसको पनिश्ड भी नहीं किया जाएगा और ये फॉर्मूला भी वहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। नाउ लास्ट एक्सेप्शन इज इफ़ द नेचर ऑफ क्राइम इज़ क्रिमिनल बट इट इज़ रिलेटेड टू सिविल केस। मतलब जो भी कार्य किया गया है, अनुचित कार्य किया गया है, वो देखने में तो ऐसा लगता है कि वो क्रिमिनल यानी कि आपराधिक है, लेकिन वो रिलेटेड होता है सिविल यानी कि व्यवहारिक मामलों से, तो वहाँ पे भी इस तरह का रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हमने समझा अपराध यानी कि ऑफेंस या फिर क्राइम कि क्या होता है, ये इसके मीन्स को समझा, इसकी डेफिनेशंस को समझा, इसके इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं 4 उनको जाना, और अगेन 5 इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस इज़ ऑल्सो देयर, उनको भी हमने समझा। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू ऑल, and in next video we will discuss next other important topic of IPC, Indian Penal Code। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रमा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।